हाँ, आज हम डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करेंगे। कुछ डेफिनेशंस हैं। पहले देखो, कोई भी डेरिव्ड यूनिट है उसको हम फंडामेंटल यूनिट के टर्म में फाइंड कर सकते हैं, और जब भी हम ऐसा करते हैं तो जो फंडामेंटल यूनिट में जो सिंबल है एम, एल, टी, इनके ऊपर जो पावर आएगा उसको अपन उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहते हैं। मीन्स डायमेंशन क्या है? व्हेन फिजिकल डेरिव्ड यूनिट कैन बी रिप्रेजेंट, व्हेन वी रिप्रेजेंट डेरिव्ड यूनिट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, द पावर विच ऑकर in terms of MLT are known as dimension of the physical quantity। क्या है कि जब कभी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के जो डेरिव्ड यूनिट है उसको अपन फंडामेंटल यूनिट के टर्म में शो करते हैं, तो जो फंडामेंटल यूनिट में सिंबल है, मास का एम है, लेंथ का एल है, टाइम का टी है, इनके ऊपर जो पावर आता है उसको हम उसका डायमेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्पीड क्या होता है? स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो एल से अपन शो करते हैं डिस्टेंस को, एल का पावर 1 है, कुछ नहीं है। तो नीचे टाइम को अपन कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ टी का पावर नीचे में 1 है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं L1 टी पावर -1। और m वाला टर्म्स नहीं है तो उसको हम यहाँ पे m⁻⁻0 भी लिख सकते हैं। तो ये जो इंडिसेस है 0, 1 और -1, ये जो है इसका डायमेंशंस होगा स्पीड का। बहुत सारे इस तुम्हारे बुक में दे रखे हैं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस निकाला है। हाँ, ये हो गया डायमेंशन। अब हम जिस फार्मूला से इस डायमेंशंस को शो करते हैं उसको अपन डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। तुम्हारे बुक में जो लिखा है, बुक इज लैंग्वेज में भी सुन लो क्या बोल रहे। देखो डायमेंशनल फार्मूला के बारे में, द एक्सप्रेशंस आर फार्मूला विच एक्सप्रेस द डेराइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी in terms of fundamental unit with suitable power is called dimensional formula। मतलब ये है कि किसी भी डेराइव्ड यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट के टर्म में सुटेबल पावर लगाते हुए यदि इंडिकेट करें या एक्सप्रेस करें तो जो फार्मूला बनता है उसको अपन डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। जैसे स्पीड को अपन लिखें, यहाँ डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा मालूम है? स्पीड का ये स्पीड, सपोज ये स्पीड को अपन v से इंडिकेट करते हैं, तो डायमेंशनल फार्मूला आप स्पीड v इक्वल हो जाएगा m0 L1 t-1। यदि ऐसा लिखें तो वो डायमेंशनल फार्मूला है। v वेलोसिटी को लेंगे। हाँ, स्पीड या वेलोसिटी जो भी है। इसमें हमेशा वो रहता है लास्ट इनिशियल वेलोसिटी की लास्ट वेलोसिटी। नहीं, वो वेलोसिटी है, इनिशियल और फाइनल से अभी मतलब नहीं है हमको, सिर्फ वेलोसिटी। यदि इस पावर के रूप में लिखेंगे ना तो ये डायमेंशनल फार्मूला है ना। माने तुम ये लिखोगे कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द स्पीड v इज गिवन बाय दिस, है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द स्पीड v इज गिवन बाय दिस। अब यदि इसको ऐसा लिखते हो तो ये डायमेंशनल इक्वेशन होता है। ये जब भी इक्वल सिंबल आए किसी भी इक्वेशन में, ये इक्वल सिंबल आए मतलब वो इक्वेशन हो जाता है। ठीक है। अब तुम्हारे बुक में एक नया चीज़ दिया हुआ है, सपोज इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो क्या करते हैं मालूम?
ये तो v रहे बराबर रहेगा, इसको ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में दिखता है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड v इज गिवन बाय दिस। तो क्या क्या पढ़े अपन? ओपन करना पड़ता है ब्रैकेट को ओपन। हाँ, वो v का डायमेंशनल ऐसा लिखेंगे, मतलब इसका सेंस ये है कि स्पीड v का डायमेंशनल फार्मूला, सॉरी डायमेंशनल इक्वेशन ये है, इक्वल से जो रिलेटेड है वो इक्वेशन हो जाता है। किसी में भी लगा है। हाँ, x इक्वल वाई ऐसा लिख दिया मैंने, इक्वेशन हो गया। और लेस देन इक्वल लेस देन ग्रेटर देन ऐसा लिखा है तो वह इनइक्वलिटीज़ कहलाता है, हिंदी में असमीका। जैसे मान लो किसी भी का अपन डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं और वही कोई एक टर्म उसमें नहीं आता है, जैसे स्पीड में m नहीं आ रहा था, m का कोई काम ही नहीं है वहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो जो चीज़ नहीं आ रहा था उसके ऊपर में 0 करके लिखते हैं, जैसा कि वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तुम्हारे बुक में डायमेंशनल फार्मूला के बारे में लिखा है, देखो एग्जाम्पल देके, an equation which show the relation between a physical quantity and its dimensions, dimensional formula, a relation which with the help of which we can show that the relation between physical quantity and its dimensional formula is known as dimensional equation। तो डायमेंशनल इक्वेशन किसको कहोगे? तुम्हारे बुक में जैसा लिखा है वैसे भी सुन लो, शायद ज़्यादा अच्छा समझ में आए। अ डायमेंशनल इक्वेशन इज एन इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन वो एक इक्वेशन है दैट एक्सप्रेस अ रिलेशन बिटवीन द डेराइव्ड यूनिट एंड इट्स फंडामेंटल यूनिट। माने डायमेंशनल इक्वेशन वो इक्वेशन है जो डेराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट के बीच में एक रिलेशन शो करता है। ठीक है, रेज्ड टू सुटेबल पावर, इसमें क्या है सुटेबल पावर स्पीड के में, m का पावर क्या है 0, l का पावर 1, t का पावर -1, ये जो है पावर जो है वो डायमेंशन कहलाता है। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी का डेराइव्ड यूनिट को हम mlt के फॉर्म में शो करें तो ये क्या कहलाता है? डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। 3 स्टेप में एक बार पारी पारी सुन लो। और यदि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के टर्म में शो करें तो जो फार्मूला मिलता है वो डायमेंशनल फार्मूला है। और mlt जो फंडामेंटल यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट का सिंबल होता है, उसके ऊपर में जो पावर होता है वो डायमेंशन है। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशनल फार्मूला के बीच में जो रिलेशन शो करता है वो क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन है। 3 स्टेप हैं, क्या क्या एक बार ध्यान से और सुन लो, सुनना चाहते हो तो, ताकि दिमाग में स्थायी रूप से स्टोर हो जाए। जब कभी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का जिसका यूनिट डेराइव्ड यूनिट है उसको फंडामेंटल यूनिट के सिंबल के टर्म में लिखते हैं तो जो फंडामेंटल यूनिट के सिंबल है mlt एक्सेट्रा, इसका जो पावर होता है उसको अपन डायमेंशन कहते हैं, सुटेबल पावर को। ठीक है, अब mlt के पावर के रूप में जो लिखने से जो फार्मूला मिलता है उसको डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। पहले पावर को डायमेंशन और जो लिखने के बाद जो फार्मूला के फॉर्म में मिलता है उसको डायमेंशनल फार्मूला, और इक्वेशन के फॉर्म में लिखे हैं, मतलब रिलेशन उस फिजिकल क्वांटिटी और उसके डायमेंशनल फार्मूला के बीच में इक्वल सिंबल से रिलेटेड एक इक्वेशन को शो करता है तो वो डायमेंशनल इक्वेशन है। ठीक है, अब कुछ फिजिकल टर्म्स का, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने को यदि बोला जाए तो कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बताओ तो? एक्सेलरेशन का क्या होता है डेफिनेशन? है धीरे धीरे बोलना। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ये भी बताना जरूरी रहता है। एक्सेलरेशन होता है, देखो ए से इंडिकेट करते हैं एक्सेलरेशन को, और इसका डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सपोज टी टाइम पे वेलोसिटी 0 से v हो जाता है तो चेंज कितना हुआ? v माइनस 0, टाइम टेकन t, ये हुआ। अब a इक्वल हो जाएगा, देखो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा?
इसका एक्सेलरेशन का यदि डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ए, आप ए इक्वल डायमेंशन ऑफ भी अपन डायमेंशन ऑफ टी। हाँ, तो ये हो जाएगा, देखो डायमेंशन ऑफ भी क्या होता है, एल टी माइनस वन, अभी पढ़े हैं स्पीड वेलोसिटी का डायमेंशन, और नीचे में एक और टी है, ऐसा टाइम का टी होता है, तो इसको लिख सकते हैं अपन एल टी रेस टू द पावर माइनस टू, ये नीचे जाके इसके साथ ऊपर जाके -1 -1 -2 हो जाएगा। अब यहाँ एम नहीं है तो एम का पावर 0 लिख दो, तो ये जो 0, 1 और -2 है ना, वो डायमेंशन है इसके, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -2 डायमेंशन है। और इस फॉर्म में यदि लिखें तो डायमेंशनल फार्मूला है, और यदि ऐसा लिख दें इसको, एक्सेलरेशन a इक्वल m0 l1 t -2, तो डायमेंशनल इक्वेशन है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट को ये मतलब डायमेंशनल इक्वेशन जब लिखेंगे तब ऐसे जिस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नहीं, तो भैया अभी इसमें बुक में सिंबल वही दिया है तो मैं वही बता रहा हूँ। ऐसे ही लिखोगे तो पूरा शब्द में लिखना पड़ेगा कि डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाई, ऐसा करके पूरा ऐसा लिख दोगे तो तुमको ऐसे बताना नहीं पड़ेगा कि इक्वेशन शो कर रहे। अब यहाँ पे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो, डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन तीनों। फोर्स का न्यूटन सेकेंड लॉ से आता है फोर्स, फोर्स इंटू फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। हाँ, यही होगा, बस मास का पावर 1 आ जाएगा। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स इक्वल, तो मास का, हाँ एक्सेलरेशन का तो ये लिखा है, इंटू मास और है तो मास का पावर 1 आ जाएगा, तो 1 + 0 माने 1 ही रहेगा। m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -1, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, 1 1 -2, -1 नहीं लास्ट का -2 है, 1 टाइप दिख रहा है वो। फिर से लिखो -2, तो इस तरह से फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा 1 1 -2, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m रेस टू द पावर 1, l रेस टू द पावर 1, t रेस टू द पावर -2। अब डायमेंशनल इक्वेशन लिखना है तो क्या होगा, डायमेंशनल इक्वेशन किसका बोला हूँ, फोर्स का, तो फोर्स F का ऐसा लिखोगे m1 l1 t पावर -2, ये डायमेंशनल इक्वेशन है। बहुत सारा का निकाल के दिया है, तब तुम सब का तो नहीं, अपने प्रैक्टिस के लिए घर में। वो एम्पियर वाले में करंट वाला होगा, इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर का ए लेते हैं। 7 है ना, 7 हमारे पास है फंडामेंटल यूनिट्स, उन 7 में एम्पियर आता है, कैंडला आता है, मास आता है, टाइम आता है, समय आता है, एक और क्या तो आता है, क्या रे, और वो आता है केल्विन के। ठीक, 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। एम वो तो सप्लीमेंट्री है, वो एंगल रेडियन और स्टेरेडियन, प्लेन एंगल और वो सॉलिड एंगल। ठीक, और एक आठों का निकाल के बताओ, तुम्हारे बुक में तो इतना दिया है, देखो तो पूरा कूढ़ा भर दिया है, याद नहीं करना है, तुरंत निकालना है। तो फार्मूला अपने आप थोड़ी पता रहता है भाई, उसको ऐसा पढ़ना पड़ता है कि वो पता रहे। अच्छा देखो, वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क डन इक्वल, या वर्क का डेफिनेशन क्या होता है बोलो। हाँ, वर्क चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन।
वर्क का डेफिनेशन तुम 9th में भी पढ़े हो वर्क को, amount of force और 11th में भी पढ़े हो, object 1 meter from its 11th में पढ़ोगे। ऐसा कुछ तो हैं? क्या amount of वही उतना याद नहीं। हमारे सब पापा के बराबर the amount of energy required to move object 1 meter from its एनर्जी और वर्क एक ही होता है, एनर्जी का नहीं बोल रहा हूँ मैं, वर्क का बोल रहा हूँ। वर्क का डेफिनेशन सिंपल सा है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स इज नोन एज वर्क डन, display force इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। along the surface। तुम वर्क डन इक्वल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, ऐसा पढ़े होगे। W इक्वल ऐसा, वर्क डन W इक्वल होता है एफ डॉट डी, वेयर एफ एंड डी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, वाइल वर्क डन W इज स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। हाँ, तो वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा। यदि दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक हो तब हम इसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क का डायमेंशन निकाल के बताना है तुम लोग को। फाइंड द डायमेंशन ऑफ वर्क डन W। डिस्प्लेसमेंट गए तो इसका होगा m1l2 और t टू दी -2। हैं कक्का बड़बड़ा देता है, जल्दी थोड़ा धीरे धीरे बोला कर। फोर्स का तो लिखा हुआ है हाँ M L1T-2 और एक और L आ जाएगा, D है तो इस तरह से हो जाएगा ML2T-2। ये वर्क डन का डायमेंशन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रहेगा ना हाँ ठीक है जगह। हाँ, डिस्प्लेसमेंट माने डिस्टेंस ही है वो। नहीं तो डिस्प्लेसमेंट तो वो रहता है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ तब के लिए बोल रहा हूँ जब दोनों का डायरेक्शन एक ही है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फोर्स इंटू डिस्टेंस ही होगा वो। यदि फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में लग रहा है, तब हम उसको डॉट प्रोडक्ट करके निकालते हैं। अच्छा ऐसा हो रहा है, मान लो फोर्स इधर लग रहा है उधर लग रहा है, ठीक है, तो फिर कहीं बीच में ऐसे जाएगा। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट तो ना जिस तरह फोर्स हो रहा है दोनों में से किसी में नहीं गया बल्कि और किसी तीसरी हाँ, जगह चल तो उधर उसका डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकालते हैं फोर्स के डायरेक्शन में, फिर उसका एफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डी कॉस थीटा। डी कॉस थीटा। अरे ये ऐसा है, देखो वर्क का, मैं तुमको वर्क का सब आगे पार्ट पीछे सब पार्ट है। देखो ये मान लो ऐसा है, एक ठो ये क्या है मालूम है, ये जो झुका हुआ एक तल है, क्या कहते हैं उसको? हाँ, स्लोप है इसका मतलब। ये प्लेन क्या स्लोप्ड प्लेन है कह लो। ये एंगल थीटा है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक ईंट रख दिए ऐसा करके, ठीक है। अब तुम ईंट को इधर धक्का दिए जा रहे हो तो इधर ही जाएगा ना, जाएगा ना, क्योंकि इधर तो जगह ही नहीं है, ऊपर ही खींचेगा वो तो। लेकिन ऊपर क्यों खिसक रहा है? फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। तो ये कंपोनेंट इधर वाला तो इसके अपोजिंग फोर्स के कारण बैलेंस हो जाता है, लेकिन ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स के अपोज में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए वो ऊपर डायरेक्शन इधर खिसकता है इधर। हाँ देखो अब क्या करेंगे, मान लो यहाँ आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ आ जाता है, यहाँ पे इसका लेंथ मान लो d है, तो हमको क्या है फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ जानने के लिए क्या करोगे, यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, तो फोर्स के डायरेक्शन में तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस d का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालते हैं। कोई भी फोर्स जो है ऐसा है ना, इस डायरेक्शन में है ना, तो उसका दो कंपोनेंट होते हैं, एक एलॉन्ग एक्स एक्सिस और एलॉन्ग वाई एक्सिस। कहने का मतलब यह है कि मान लो फोर्स यहाँ पे ऐसा है एक्स आई प्लस वाई जे के, वाई जे वेक्टर फॉर्म में है, एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट एक्स है, वाई डायरेक्शन में वाई है, तो ये एक्स जो है ना इधर होगा, वाई इधर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्शन ये होगा। मतलब तुम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसमें दो फोर्स लगाओ, एक फोर्स इधर लगाओ, दूसरा फोर्स इधर लगाओ, इसी क्वांटिटी का, तो ईंटा इधर जाएगा। मुंडी हिलाई जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है कुछ? आ गया पूरा ईंटा सहेगा घुस गया। बस वही बताया ना। हाँ, कहने का मतलब ये है कि दो फोर्स यदि डिफरेंट डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो वो उन दोनों के फोर्स का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा उधर ही डिस्प्लेस होता है ऑब्जेक्ट।
हाँ, तो अब यहाँ पूरा नहीं हुआ है अभी। क्या करेंगे, डी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे। अब कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, इस डायरेक्शन में हमको निकालना है, इस डायरेक्शन में मालूम है। इस एंगल के लिए ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर साइड है। तो हमको निकालना है वो बेस है और मालूम है वो हाइपोटेनियस है। तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन कौन शो करता है, कास थीटा। कास थीटा मान लो इस डायरेक्शन में एक्स है, इस डायरेक्शन में तो हमको मालूम है कि डी है, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। यही डिस्प्लेसमेंट होगा, यही डिस्टेंस होगा। अब फोर्स में इसको इंटू करेंगे, तो एफ इंटू डी कॉस थीटा। अब ये एफ डी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से एफ डॉट डी होता है। डॉट प्रोडक्ट अब वेक्टर पढ़ोगे तब पढ़ोगे डॉट प्रोडक्ट को, अभी तो तुम नहीं पढ़े हो। हाँ तो पढ़े हो क्या थोड़ा बहुत डॉट प्रोडक्ट? तो लोग अभी 11th में गए हैं। बोले ना हम लोग वापस नहीं है। ये तो इतना नहीं नॉर्मल क्रॉस बल्कि थोड़ा सा पूरा टी-शर्ट डॉट प्रोडक्ट मैं सोचता था ना ये जो डॉट क्रॉस है वो मैट्रिक्स ही नहीं करता था, इसमें वैसे ही करता है। हाँ चलो, तो डायमेंशनल फार्मूला तुमको और घर में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का निकाल के देखना है। जो नहीं बनेगा उसको मेरे से कांटेक्ट करना है और पूछ लेना है, ठीक है। अब कुछ और इम्प्लीमेंटेशन आप हाँ डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा देखो, लिखो तो एक ठो क्वेश्चन लिखो, चलो सब लिखो। ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल हाँ लिख देता हूँ मैं फार्मूला के यहाँ। ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल गिवन बाय, देखो F इक्वल जी m1 m2 अपान डी स्क्वायर, वेयर जी जो है कांस्टेंट है, m1 एक मास है, m2 दूसरा मास है, और d उन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस है। इसमें हमको g का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। फाइंड डायमेंशनल TIONL फार्मूला ऑफ जी। हाँ जी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। मतलब जी को एक तरफ करके थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं, इसको तुम ट्रांसपोज करके ऐसा लिख सकते हो, जी इक्वल F इंटू डी स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। अब इसमें सब का डायमेंशन रख के तुम जी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो। हाँ अरे फोर्स का क्या होता है निकाले तो अभी डायमेंशनल फार्मूला, उसको लिख दो वहाँ पे। फिर डी माने डिस्टेंस होता है। हाँ एफ का है m/l(t-2) है। अब इंटू डी स्क्वायर है, डी क्या है डिस्टेंस है, वहाँ एल स्क्वायर हो जाएगा उसका। अब नीचे में m1 m2 है, दोनों मास है, m इंटू एम माने m स्क्वायर हो जाएगा। अब उसको सॉल्व करो, पूरा काटना नहीं है, ट्रांसपोज करना, ऊपर ले जाना है सबको। माइनस हो तो अपना पलट जाएगा। हाँ ऊपर जाएगा तो ऊपर प्लस वन माइनस वन। पता नहीं, पहले हल करना हो गया। अच्छा क्या आया है तेरा, इसमें आया है m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2। ठीक डी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस मींस एल स्क्वायर। अरे नंबर ये टाइप का समझ मत t-2
लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा के फाइनल रिजल्ट देना है, ऊपर नीचे लिख के बार नहीं छोड़ना है, मैंने जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता है करना है। एफ का क्या होता है, कर डाले क्या है, उनका पूछ रहा हूँ, तेरा तो हो गया, क्या क्या है, कितना आया? m1l² m का पावर 1 है कि -1? 1 है। अभी उसको पूरा नहीं किया, मतलब नीचे m स्क्वायर है, हाँ तो उसको पूरा हल करना। नीचे m² का, फिर उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो -1 हाँ। और तुम लोग का नहीं हुआ है कुछ? अरे रखना क्या है? अरे इसका डायमेंशनल फार्मूला रखना है फोर्स का। फोर्स का होता है m1 l, क्या होता है m, फोर्स का क्या होता है m l1 t-2 और d है यहाँ तो l स्क्वायर है, अपन 2 ठो m है माने m स्क्वायर है। अब यहाँ बेस सेम होने पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, m बेस सेम है तो m का पावर 1 - 2 और l स्क्वायर और l तो बेस सेम है तो 1 + 2 और t - 2, तो ये हो जाएगा m का पावर -1 l³ t पावर -2। यही g का डायमेंशन है। और यदि ऐसा लिख दें इसको, तो डायमेंशनल फार्मूला है, इसका डायमेंशन -1 3 - 2 है, डायमेंशनल है ना, डायमेंशनल फार्मूला m, इतना पूरा को डायमेंशनल फार्मूला कहेंगे। और यदि ऐसा लिख दें तो ये डायमेंशनल इक्वेशन है। सही रहा था MLT लिखवा दिया अब इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं बुक में जो कि तुमको कर करके देखना है, और नहीं बनेगा तो पूछना है। अब क्या एप्लीकेशन होता है डायमेंशनल फार्मूला का, ये दिया है देखो, इसमें एप्लीकेशन मतलब क्या क्या यूज़ है इसका, डायमेंशनल फार्मूला का क्या यूज़ कर सकते हैं। यहाँ दिया है देखो, द फॉलोइंग आर द मेन एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। इसका उपयोग क्या है ये बता रहा हूँ मैं अभी, तो फिजिक्स इसमें बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तुमको करके देखना है, नहीं बनेगा तो पूछना है। देखो यहाँ पे सबसे पहला यूज़ होता है इसका, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। जो अपन इक्वेशन डिराइव किए रहते हैं ना, वो जो इक्वेशन वो करेक्ट है कि नहीं, हम इस डायमेंशनल फार्मूला के हेल्प से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है बताऊंगा आगे। दूसरा बोल रहा है टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अपन जानते हैं, मान लो मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मान लो स्पीड ऑफ साउंड जो है, यदि हमको पता है कि साउंड की जो स्पीड है वो मीडियम की डेंसिटी और उसके इलास्टिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, तो हम मान लेते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी का पावर कुछ ले लेते हैं और डेंसिटी का कुछ पावर ले लेते हैं, और स्पीड ऑफ साउंड इक्वल उसका क्या बोलते हैं, डेंसिटी का पावर है इंटू इलास्टिक का पावर भी, जो भी है इलास्टिसिटी, दोनों तरफ कंपेयर करके उसका जो पावर है उसका वैल्यू निकाल के उसमें रख देंगे तो हमको फार्मूला मिल जाएगा। मतलब रिलेशन किस पे डिपेंड करता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी यदि मालूम है तो किस ढंग से डिपेंड करता है, कौन सा इक्वेशन होगा वो हम डिराइव कर सकते हैं इसके हेल्प से। बस सामने जो कांस्टेंट आता है ना, जैसे इसमें कांस्टेंट जी आ गया, कोई भी एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का वैल्यू भर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो तीसरा पॉइंट यही दिया है, दूसरा पॉइंट टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच क्या रिलेशन है हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड है टू चेंज वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। जैसे देखो एग्जांपल में मास हमको कैलकुलेट करना है, केवल कोई किसी सब्सटेंस का मास को हम एम केस में मान लो 1000 किलोग्राम या 1 किलोग्राम लेते हैं मान लो, तो CGS में उसको क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये इसको अपन इस डायमेंशनल फार्मूला के हेल्प से ही हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है आगे सॉल्व होगा तो समझ में आएगा। फोर्थ है टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा डिराइव कर सकते हो। जैसे स्पीड का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, तो मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस का मीटर होता है ऐसा यूनिट और टाइम का तो सेकेंड होता है, तो स्पीड का हो गया मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम
हाँ डेराइव्ड यूनिट है, तो उसका अपन क्या यूनिट होगा हम निकाल सकते हैं। लास्ट में है टू डिज़ाइन योर ओन सिस्टम ऑफ डायमेंशन। देखो तुम डायमेंशन को अपने सिस्टम के हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हो। कैसे? उसमें क्या माना है, मान लो यूनिट जो है 1 मीटर को 1 माने सेंटीमीटर को 1 माना है, 1 सेंटीमीटर को एक मतलब डिस्टेंस में है ना, और मान लो 1 ग्राम को 1 माना है और समय को 1 सेकेंड लिया है। तुम चाहो तो 5 को 1 ले सकते हो, उसको 1 को 1 लिया तो तुम 5 को 1 ले सकते हो। किसमें? ग्राम में। डिस्टेंस को सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर को 1 माना है, तुम 10 सेंटीमीटर को 1 ले सकते हो। समय को सेकंड को तुम घंटा में ले सकते हो, मिनट में ले सकते हो। अपने हिसाब से कोई यूनिट भी डिटरमाइन कर सकते हो, मैंने डिजाइन कर सकते हो। अब ये एक आध एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हाँ यहाँ पे ध्यान देना जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो जो प्रॉपर्टी है दिखा क्यों नहीं कहीं पे मेरे को, उसके बिना इधर बेकार है, कुछ भी नहीं हो सकता है। क्या है देखो, केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ही एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हो सकता है जिसका डायमेंशन सेम होते हैं। जैसे ऐसा समझो तुम दूसरे में आलू और शक्कर को मिलाओ कहोगे तो संभव नहीं है, समझ गए? और उसी शक्कर के साइज का कुछ रहेगा तो शक्कर उसको तुम मिक्स कर सकते हो तो थोड़ा सा मिल जाएगा वो, ठीक है ना। मतलब उसकी डायमेंशन जो है सेम होगा तभी वो मिलेगा, ठीक है। तो ये कह सकते हो साइज एक बड़ा बड़ा ईंट और शक्कर को मिला दो कहोगे तो मिला दोगे क्या? ईंट तो फट से अलग हो जाएगा उसमें से। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के बीच ही एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लगता है जिसके डायमेंशन सेम है। माना एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो होगा या मल्टीप्लिकेशन जो होगा उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी का होगा आपस में जो सेम डायमेंशन रखते हैं। ये महत्वपूर्ण है। एक बार और बोलो, इसको लिख लेता हूँ। देखो, एल्जेब्रिक ऑपरेशन कैन बी इम्प्लीमेंट in only those physical quantities algebraic operation can be implemented in only those physical quantities which have same dimension. In only those physical quantity PHYSICL physical quantity which have same dimension. Which have same dimension. अब इसका कैसे उपयोग होता है तुमको एक ठो मैं समझाता हूँ, तो सब समझ में। एल्जेब्रिक ऑपरेशन किसको कहते जानते हो? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये एल्जेब्रिक ऑपरेशन है। ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले एक एक्सरसाइज का करते हैं एग्जाम्पल बहुत हो जाता है इसी से रिलेटेड। देखो तुम्हारे बुक में जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 2.3 है, रहे ध्यान दो इधर बक करते हो। एक्सरसाइज 2.3 में एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन तुम लोग लिख लो पहले अपने पेज कॉपी में। 2.3 हाँ, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है। ऐसा लिखना चाहो तो, या फिर क्वेश्चन को ही लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों है, एक ही टाइप है। मैं पहले 13 बता रहा हूँ, 13 लिखो। हाँ,
इफ x इक्वल a प्लस स्मॉल a प्लस स्मॉल b इंटू स्मॉल t स्क्वायर, स्मॉल b इंटू स्मॉल t स्क्वायर, वेयर x इज इन मीटर, मीटर and time t is in second, time t is in second. Find the unit of a and b. a and b, हाँ। अब ये जो अभी मैं लिखवाया उसका कैसे यहाँ उपयोग हो रहा है देखो, Find the unit of स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ऐसा दिया है हमको, देखो ये x इक्वल ए प्लस बी टी स्क्वायर, यही दिया है ना, स्क्वायर लिखे हो क्या? हाँ। अब यहाँ देखो ये डिस्टेंस को बोला है, ये दूरी बता रहा है, ये टाइम बता रहा है। ए और बी क्या बता रहा है हमको तो बताया नहीं है। ये x जो है डिस्टेंस है और t टाइम है। ए और बी का यूनिट हमको निकालना है। तो देखो अभी जो बताया, मैं क्या बताया कि ये जो a और b टी स्क्वायर को आपस में प्लस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका डायमेंशन वही होगा जो इतना का डायमेंशन होगा, और इन दोनों का डायमेंशन जो भी होगा वही डायमेंशन इसका भी होना चाहिए, तभी ये सही है। हाँ, क्यों? क्योंकि सेम डायमेंशन वाले सब फिजिकल क्वांटिटी को ही हम ऐड कर सकते हैं, और दो फिजिकल क्वांटिटी सेम तभी होता है जब उसका डायमेंशन सेम हो। तो इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन सब सेम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ x इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ x क्या है? l। अब m नहीं है तो m को 0 लिख सकते हो, t नहीं है तो t को 0 लिख सकते हो। और इधर डायमेंशन ऑफ b इंटू टी तो टाइम है, तो ये टी स्क्वायर हो गया। हमको डायमेंशन ऑफ b निकालना है, इधर ट्रांसपोज कर दो। b इक्वल एम L1 T0 अपॉन टी स्क्वायर। सॉल्व करो इसको तो आ जाएगा डायमेंशन ऑफ b इक्वल, इसको इक्वल करके लिख लो, m का क्या है? m का 0 है, तो m 0 L1 और t पावर -2, ये हो जाएगा b का डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला हो गया b का। अब इसी को देख के तुम b का यूनिट क्या होगा बता सकते हो। m तो है नहीं, डिस्टेंस एक बार है और टाइम नीचे में 2 बार है, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर में मीटर, नीचे में 2 बार समय है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगा b का, ठीक है। अब a का निकालने को बोला है, तो x का जो यूनिट होगा वही a का भी होगा, तभी तो ऐड हो रहा है, तभी तो इक्वल है ये। तो यूनिट ऑफ x इक्वल यूनिट ऑफ a। x क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ a क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ a इक्वल यूनिट ऑफ डिस्टेंस मतलब L1, और बाकी नहीं है तो उसको 0 0 लिख सकते हो, m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर 0। तो इस तरह से इसी को देख के तुम इसका बता सकते हो यूनिट क्या होगा। मीटर दूरी भर है बस इसमें, बाकी ये सब तो 0 है पावर। तो a का यूनिट हो जाएगा मीटर, क्योंकि केवल डिस्टेंस भर है। तो a का यूनिट मीटर और b का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है जानते हो? एक्सेलरेशन का, और ये डिस्टेंस का यूनिट है मीटर।
तो ए और बी का यूनिट ऐसे ही कुछ आना चाहिए। अब देखते हैं मैं कौन सा हल किया हूँ इसमें का, किधर गया, हाँ 13 का आंसर दिया है। नेम ए, आंसर किधर है, अच्छा ये यही है 13। ए इक्वल एक्स, ए का वही डायमेंशन वही होगा यूनिट जो एक्स का है बोल दिया है, और इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, बी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, और ए का मीटर भर होगा, आ तो गया, ठीक है ना। तो कौन सा, ये होमोजेनिटी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो बताया हूँ ना मैं अभी थोड़ी देर पहले, उसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं कि सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी ही एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, या उनके बीच एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तभी हो सकता है जब उनके डायमेंशन सेम हो। उसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। अब ऐसे ही एक और दिया है 14 में, उसको तो करने की कोशिश करो। 14 में बोला है x इक्वल ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, सॉरी ये दिया है x इक्वल ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। x डिस्टेंस है, टाइम t है, और a और b का हमको यूनिट निकालना है। x क्या है? x डिस्टेंस है और उसका यूनिट मीटर है, और टाइम t है जो कि सेकंड में है, आवर में है, आवर में, टाइम t आवर में है। तब a और b का यूनिट निकालना है हमको। पूरा वही है, टाइम जहाँ आएगा वहाँ आवर लिखना है, और जहाँ डिस्टेंस आएगा वहाँ मीटर लिखना है, और पूरा वैसे ही करना है जैसे ऊपर। हाँ मीटर। ए का आएगा एल टी माइनस 1 एम जीरो, और हाँ, और बी का आएगा एल टी माइनस 2 एम जीरो। हाँ सीधा सीधा बात है, इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन, और इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन। क्यों? क्योंकि ऐड हो रहा है तो सबका डायमेंशन सेम होगा तभी तो ऐड होगा। हाँ यही ये एल है इसका यूनिट, इसका बी का निकालना है, समय का टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर के इधर ट्रांसपोज करोगे तो बी का आ गया। इसका डिस्टेंस है, ये ए है, समय है, समय का मालूम है टी है, इसका एल है, एल के नीचे टी को लाओगे तो एक आ जाएगा, बस इतना ही तो है। कितना टाइम हो रहा है? टाइम देखो जरा। अभी हो रहा है भाई 13। हाँ एक आध क्वेश्चन और करते हैं, चलो तो एक थोड़ा सा आधा 2 क्वेश्चन और करते हैं, 2-3 क्वेश्चन तब ठीक होगा। हाँ अच्छा एम्पियर दूँ। अब अपन वो करते हैं ना, चेक ऑफ इक्वेशन। कौन सा वाला? ये वाला? हाँ वो वाला, उसको पहला वाला। नहीं, पहला तो सही है।
अब हम ना थोड़ा दूसरे टाइप का करते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। देखो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कैसे हम उसको कन्वर्ट करेंगे, ये देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो ए का, बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में दिया है, वो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट 1 न्यूटन into CGS unit of force। Convert 1 Newton into CGS unit of force। CGS solution नहीं होगा। 1 न्यूटन का देखो फोर्स का अभी पढ़े हो तुम, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। फोर्स का डायमेंशन होता है ML1 T-2, ये होता है। M1 भी तो हाँ, कुछ नहीं है, मैंने 1 ही है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 ही है, अदरवाइज 0 लिखा रहता। हाँ, यहाँ पे देखो हमको फोर्स का इधर 1 न्यूटन है, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का बदल जाएगा। यदि एम के सिस्टम और CGS सिस्टम में अपन लेते हैं, इसमें 1 न्यूटन को लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसा मान लो डायमेंशन सेम रहता है, डायमेंशन में फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ 1 इंटू, इसको ऐसा लिखो m का पावर 1, l का पावर 1, इसको m1 ले लो, इसको l1 ले लो, इसको t1 ले लो। और इधर मान लो, इधर 1 न्यूटन हमको तो दिया है, इसको मान लो इधर CGS में बदलते हैं तो ये n हो जाता है, यही चेंज होता है। तो यहाँ पे मान लो ये m2 है, का पावर तो 1 ही होगा। हाँ, ये CGS में है, ये इधर MKS में है, ये CGS में है। ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। ये ऐसा है, देखो इधर ये क्या है, ये मीटर में है, ये सॉरी ये किलोग्राम में है, ये मीटर में है, ये सेकंड में है। इधर ये क्या है, ग्राम में है, सेंटीमीटर में है, सेकंड में है। हमको निकालना है n का वैल्यू, तो n इक्वल क्या हो जाएगा, देखो इधर 1 इंटू, हाँ 1 न्यूटन है, ये 1 न्यूटन लिख सकते हो, मैं 1 ही लिखा हूँ, 1 न्यूटन तुम लिख सकते हो। यहाँ पे m1 अपान m2 को एक साथ लिख दो, m1 अपान m2 का पावर 1 है, L1 अपान L2 का पावर भी 1 है, और ये हो जाएगा T1 अपान T2 का पावर -2 है, दोनों का -2 है, तो एक ही साथ लिख दी। अब ये देखो, ये जो है किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, हम ग्राम से कंपेयर कर रहे हैं, तो किलोग्राम को हमको ग्राम में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, इसको लिखोगे 1 इंटू किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, अपान 1, ग्राम में है तो इसका 1 हो गया। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो कितना होता है सेंटीमीटर में, 100 पावर 1 अपान 1, माने 1 ही रहेगा। ये तो 1 अपान 1 ही होता है, सेकंड ही होता है सब में। अब ये हो गया, देखो है ना, 100 इंटू 1000 इंटू 100, सीधा सीधा। हाँ, अब ये क्या होता है, इसमें CGS में यूनिट होता है फोर्स का डाइन, डाइन होता है, जैसे उसमें न्यूटन होता है ना, तो इस डाइन DYNE, तो ये हो जाएगा, ये 10 का पावर 3 है, ये 10 का पावर 2 है, माने 10 का पावर 5 डाइन है, डाइन। यही देखो, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदल दिए ना। हाँ,
तो 1 न्यूटन जो फोर्स है वो 10⁵ डाइन के इक्वल होगा। मैं देखो यहाँ पे याद क्या करने वाला है, हमको एम के एस को CGS में बदलना था। तो एम के एस का किलोग्राम होता है, उसको ग्राम में बदलेंगे। तो नीचे तो ग्राम ही है, M2 M1 किलोग्राम है, उसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 टाइम हो जाएगा। ऊपर में मीटर है, उसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 हो जाएगा। और टाइम तो सब में सेम होता है। न्यूटन n करके डालेंगे ना। हाँ 1 न्यूटन 1 n। तो कितना आया है इसका आंसर देखते हैं इसमें। 10⁵ डाइन आया है देखो, ठीक है। तो ये क्या है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कैसे चेंज करेंगे ये है। अब एक और है बी पार्ट है इसी का, ऐसा क्या